लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि अब्जॉर्बेबल फ्यूचर अगर हमें पता है, जैसे कि क्या होता है फ्यूचर, अब्जॉर्बेबल होते हैं, नॉन अब्जॉर्बेबल होते हैं। अगर हम अब्जॉर्बेबल की बात इस सवाल में पूछ रहा है अब्जॉर्बेबल, तो अब्जॉर्बेबल आपको यहाँ पे कौन दिख रहे हैं, दो फ्यूचर दिख रहे हैं। देखो सिल्क और नायलॉन, ये तो आपके नॉन अब्जॉर्बेबल है। अब्जॉर्बेबल क्या है, क्रोमिक कैटगेट और बेकेल। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ एमसीक्यू को, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं जो अभी किंग जॉन यानी कि केजीएमयू में जो वैकेंसी निकली ओटी असिस्टेंट की 65 वैकेंसीज हैं, तो उनकी प्रिपरेशन करने के लिए बच्चे काफी कह रहे थे कि सर कुछ एमसीक्यू प्रिपेयर कराइए। तो आज की वीडियो में कुछ एमसीक्यू लेकर के आए हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें तो आपके बेहद काम आएंगे, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और एक एक एमसीक्यू को अपनी डायरी में जरूर लिखते चलें, क्योंकि नोट्स बनाना इज ए फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ ऑल ऑफ यू। क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर आप जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप उनको आज पढ़ दोगे, वीडियो में देख करके पढ़ दोगे, फिर नेक्स्ट टाइम भूल जाओगे। इसलिए नोट्स जरूर बनाने। तो स्टार्ट करते हैं आपका ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, तो लेट्स स्टार्ट। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिलेड अब्जॉर्बेबल सिंथेटिक सूचर मटेरियल। समझे आप सवाल को, सवाल पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिलेड अब्जॉर्बेबल सिंथेटिक सूचर मटेरियल, यानी डिलेड सिंथेटिक सूचर पूछ रहा है हमसे। तो ऑप्शन है इसमें, ए है क्रोमिक कैटगेट, और सेकंड है बिक्रिल, और जो सी है ऑप्शन वो है सिल्क, और डी है नायलॉन। देखो इस सवाल को समझो, सवाल का ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सवाल क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिलेड अब्जॉर्बेबल। आप समझ रहे हैं सवाल कहाँ खेला है, अब्जॉर्बेबल पूछा है इसने। अब्जॉर्बेबल देखो पहले क्या है कि अब्जॉर्बेबल, इसका जो डिलेड मटेरियल हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि अब्जॉर्बेबल फ्यूचर अगर हमें पता है, जैसे कि क्या होता है फ्यूचर, अब्जॉर्बेबल होते हैं, नॉन अब्जॉर्बेबल होते हैं। अगर हम अब्जॉर्बेबल की बात इस सवाल में पूछ रहा है अब्जॉर्बेबल, तो अब्जॉर्बेबल आपको यहाँ पे कौन दिख रहे हैं, दो फ्यूचर दिख रहे हैं। देखो सिल्क और नायलॉन, ये तो आपके नॉन अब्जॉर्बेबल है। अब्जॉर्बेबल क्या है, क्रोमिक कैटगेट और बेक्रेल। अब क्रोमिक कैटगेट और बेक्रेल में अगर डिलेड अब्जॉर्बेबल सिंथेटिक सूचर मटेरियल पूछा जा रहा है, तो वो आपका इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बाइक्रेल। तो बाइक्रेल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, कलेक्शन ऑफ द एक्स्ट्रा वेस्टेड ब्लड ट्रैप्ड इन द टिश्यू और इन एन ऑर्गन रिजल्टिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट हेमोस्टेटिस आफ्टर सर्जरी और इंजरी। सवाल को समझे आप, सवाल कह रहा है कलेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा वेस्टेड ब्लड ट्रैप्ड इन द टिश्यू, यानी ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लीडिंग होकर एक वहां से टिश्यू में जाकर के ब्लड वहां पे इकट्ठा हो गया है, तो उसको क्या बोलेंगे। सिंपल सा छोटी सी लाइन में अगर समझाना चाहूँ कि ब्लीडिंग हो रही है, तो एक्स्ट्रा वेस्टेड जो ब्लड है जो हमारे वेन के थ्रू या आर्टरी के थ्रू निकल के कहीं जा रहा था और वहां पे बाहर न जाके, क्योंकि ओपन वुंड है, बाहर न जाके, ओपन वुंड में बाहर निकल जाता है लेकिन बाहर न जाके वो वहीं टिश्यूज में बैठ गया है, तो वो उसको क्या बोलेंगे, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है इसके, ए सेलुलराइटिस, बी ए एविसेटिन, या फिर ऑप्शन सी है एक्स्ट्रावेस्टिन, या फिर ऑप्शन डी है हेमाटोमा। तो उसको जो टिश्यू में जाके बैठ जाता है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अगर वो बैठ जाता तो उसको बोलते हैं कि हेमाटोमा हो गया पेशेंट को, तो उसको हेमाटोमा बोला जाएगा। जो ऑप्शन डी है हेमाटोमा इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पढ़ने में लॉन्ग है लेकिन समझने के लिए बहुत छोटा है, उसको पढ़ते हैं, सवाल को समझते हैं क्या है। When changing a sterile dry dressing, which of the following is a proper way of cleaning a wound? समझे आप, ड्राई मतलब क्या पूछ रहा है, when changing a sterile dry dressing, जब हम चेंज करते हैं स्टाइल ड्राई ड्रेसिंग को, तो उस समय किन चीजों का हम प्रॉपरली ध्यान देते हैं एक वुंड को लेकर के, तो ये सवाल हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन ए है क्लींस वुंड एंड सराउंडिंग एरिया विद द रेगुलर स्वाब स्टार्टिंग फ्रॉम इंसिजन एंड मूविंग आउटवर्ड यूजिंग 1 स्ट्रोक पर स्वैप। समझ गए आप। ऑप्शन बी है क्लींस वुंड एंड सराउंडिंग एरिया विद एंटीसेप्टिक स्वाब स्टार्टिंग फ्रॉम इंसिजन एंड मूविंग आउटवर्ड यूजिंग 1 स्ट्रोक पर स्वैप। ऑप्शन सी है क्लींस वुंड एंड सराउंडिंग एरिया विद एल्कोहल स्टार्टिंग फ्रॉम इंसिजन एंड मूविंग आउटवर्ड। और ऑप्शन डी है क्लींस वुंड एंड सराउंडिंग एरिया विद एंटीसेप्टिक स्वैब स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ ए वुंड टुवर्ड द इंसिजन। अब सवाल में क्या था कि ड्राई, देखो ये ऑप्शन हो गए आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है हमसे, सवाल कह रहा है कि जब आप स्टाइल ड्रेसिंग चेंज करते हैं तो किन आपका प्रॉपर वे क्या होता है, ये सवाल पूछा। तो इसमें ऑप्शन देखो, जब हम ड्राई स्टाइल, क्योंकि इसने स्टाइल बोल दिया,
क्या है सवाल, वेन चेंजिंग स्टाइल ड्राई ड्रेसिंग, क्योंकि स्टाइल के बारे में पूछा है तो क्या रहता है हमारा, रहता है जैसे कि ये इंसिजन है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से शुरू किया, वन स्ट्रोक जो इसने बोला वन स्वैब लिया हमने, यहाँ से शुरू किए और आउटसाइड चले गए, आउटर साइड। देखो दो चीजें होती हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। आईसीयू में पेशेंट होते हैं जो बैक में हो जाते हैं, जब अगर इन्फेक्शन वाला वहाँ पे कुछ है, इन्फेक्टेड है पार्ट वो, तो क्या करते हैं कि जो इन्फेक्टेड है तो हम आउटर से इनकी तरफ आते हैं, लेकिन ये स्टाइल की बात कर रहा है तो इसमें क्या करेंगे हम, इनसे आउटर की तरफ जाएंगे। तो जिसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है, क्लींस वुंड एंड सराउंडिंग एरिया विद रेगुलर स्वाब। सराउंडिंग एरिया मतलब अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, इस तरीके से घूमते हुए जाएंगे, तो वो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, स्टार्टिंग फ्रॉम इंसिजन एंड मूविंग आउटवर्ड। वही है जो हम बताने की कोशिश कर रहे थे, यूजिंग वन स्ट्रोक पर स्वैप, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि देखो सवाल बड़ा था लेकिन समझने के लिए छोटा है, सवाल पढ़ते पढ़ते इसका आंसर निकल जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हाउ ऑफन शुड थिएटर लाइट बी क्लीन। जो थिएटर की लाइट होती है उसके लिए क्या प्रोटोकॉल रहता है, कितने समय में करनी होती है, ये सवाल पूछ रहा है। तो ऑप्शन से डेली, या फिर ऑप्शन बी है बिटवीन पेशेंट, या फिर ऑप्शन सी है वीकली, या फिर ऑप्शन डी है मंथली। तो ऑपरेशन थिएटर जो लाइट होते हैं उनको प्रॉपर क्लीन करने के लिए डेली डेली नहीं करते हैं, तो उनको क्या रहता है प्रोटोकॉल, 1 मंथ में एक बार क्लीन करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ज्यादा बड़ा सवाल था नहीं तो इसलिए टाइम ज्यादा लगाया नहीं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमसे कह रहा है, विंडो ड्रेसिंग इज, एक विंडो ड्रेसिंग, विंडो मतलब विंडो ड्रेसिंग क्या है, ये सवाल पूछ रहा है। तो आपने देखा होगा ड्रेसिंग्स के टाइप्स अगर जब पढ़ते हैं तो विंडो ड्रेसिंग भी आती है उसमें। तो ऑप्शंस क्या हैं, ए ड्रेसिंग थ्रू ए गैप मेड ऑन ए प्लास्टर, या फिर ऑप्शन बी है इंटरवल ड्रेसिंग फॉर ए वंस वुंड, या फिर ऑप्शन सी है इन एब्सेंस ऑफ लाइट व्हेन ड्रेसिंग डन बाय द साइड ऑफ ए विंडो, या फिर ऑप्शन डी है क्लीन ड्रेसिंग विद ए गैप इन लोअर एंड फॉर ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड। तो इसमें जो विंडो ड्रेसिंग क्या होती है, विंडो ड्रेसिंग आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो जैसे कि कोई प्लास्टर वगैरह लगा होता है, मान लो कि वहाँ पे चोट लगी है अंदर, उसकी ड्रेसिंग भी करनी है, लेकिन कोई बोन भी टूटी हुई है तो प्लास्टर पूरा चढ़ा दिया है, प्लास्टर पूरा चढ़ा दिया, लेकिन वहाँ पे कोई इंसिजन भी है जो कि ओपन वुंड है, वहाँ पे ड्रेसिंग भी करनी है, तो उसके प्लास्टर के अंदर ही कोई होल कर देना, बीच में प्लास्टर को कटिंग करके होल करके फिर वहां से सिर्फ वही पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे ड्रेसिंग करनी है, तो वहाँ पे ड्रेसिंग साथ के साथ होती रहेगी, प्लास्टर भी अपना काम करता रहेगा, तो उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। जिसमें कि इसके ऑप्शन ए क्या है, ए ड्रेसिंग थ्रू ए गैप मेड ऑन ए प्लास्टर, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट इफेक्टिव फॉर स्टेलाइजिंग ओटी गाउन एंड ब्लंट इंस्ट्रूमेंट। ये देख के तो आप लोग हंस रहे होंगे क्योंकि सवाल इतना आसान आ गया बीच में। देखो वही प्रोटोकॉल होता है कि एक टफ होता है फिर आसान, फिर टफ फिर आसान, इस तरीके से रहता है। तो इसमें सिंपल सा है, सवाल हमसे पूछ ही रहा है कि ऐसा इफेक्टिव कौन सा रहता है स्टेलाइजिंग के लिए जिसमें हम ओटी गाउन एंड ब्लंट इंस्ट्रूमेंट कर सकते हैं ऑटोक्लेव, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। तो इसमें मतलब ऑटोक्लेव क्या कर सकते हैं, आंसर ही वो है। तो ऑप्शन फिर भी हम बात कर लेते हैं, ए है क्लोरीन, बी है एथिलीन ऑक्साइड, सी है ऑटोक्लेव और डी है ग्लूट्रल डीआई। अब ऑटोक्लेव जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें ओटी गाउन और ब्लंट इंस्ट्रूमेंट हम स्टाइल कर लेते हैं ऑटोक्लेव द्वारा। लेकिन यहीं पे अगर आप चीजों को समझोगे, थोड़ा सवाल की तरफ ध्यान दोगे, तो इसमें एक सवाल और छुप गया है कि अगर इसमें से पूछ लेता है कि फिजिकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन इन ऑप्शंस में से ही, तो आप किस पे जाते हैं, आप जाते हैं ऑटोक्लेव पे। लेकिन इसी तरीके से आप समझो इसको, इसमें जो तीन ऑप्शन हैं वो आपके केमिकल स्टेलाइजेशन के, ये फिजिकल मेथड है। तो केमिकल स्टेलाइजेशन में तो करते नहीं हम गाउन और ओटी इंस्ट्रूमेंट, तो वो करते हैं फिजिकली मेथड जो हमारा रहता है ऑटोक्लेविंग वाला। तो ऑटोक्लेविंग इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सर्जिकल नीडल। मतलब इसने कुछ कहा है, उसमें से कहा है कि वो सही नहीं है, एक कथन जो आपको बताना है ऑप्शंस में से किसके रिगार्डिंग, निडल के रिगार्डिंग, जो सर्जिकल निडल होती है उनके रिगार्डिंग। तो ऑप्शन हैं, ए है ब्लंट निडल एंड शार्प निडल, या फिर ऑप्शन बी है राउंड बॉडीज एंड कटिंग, या फिर ऑप्शन सी है रिवर्स कटिंग, या फिर ऑप्शन डी है मेटालिक और सिंथेटिक। देखो निडल तो आपने सभी पढ़ी होंगी, सारी चीजें आपको पता है, राउंड बॉडी और शार्प निडल भी होती हैं, कटिंग भी होती है, रिवर्स कटिंग भी होती है, सूचर्स के ऊपर लिखी होती है। लेकिन जो मेटालिक और सिंथेटिक है ये नहीं होती है। मेटालिक अलग मटेरियल हो जाता है और सिंथेटिक अलग मटेरियल हो जाता है। तो इस सवाल के अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर रहेगा, मेटालिक एंड सिंथेटिक। क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है, वुंड हीलिंग इज रोस्ट एट। वुंड हीलिंग मतलब सबसे
बेकार तरीका कौन सा रहता है बॉन्ड हीलिंग में, तो बेकार जो सबसे ज्यादा रोस्ट रहता है, एक तरीके से ऐसा समझो आप, जो रोस्ट है ऑप्शंस में से वो आपको बताना है कि सबसे बेकार हीलिंग किस में होती है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ए की मैं बात करूं तो ऑप्शन ए है नेक, ऑप्शन बी है आईलिड, और ऑप्शन सी है लिप्स, और ऑप्शन डी है स्टर्नम। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, नेक, आईलिड, लिप्स एंड स्टर्नम। तो अगर इनमें ऑप्शंस में देखा जाए तो सबसे ज्यादा समय लेती है और सबसे सही तरीके से हील नहीं होती है, तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलें तो वो रहता है हमारा स्टर्नम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मोस्ट कॉमन बिनाइन सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर इज। मोस्ट कॉमन बिनाइन पूछ रहा है, सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर। जो बिनाइन की अगर जब बात आती है सॉफ्ट टिश्यू में कि बिनाइन ट्यूमर आपने बताना है, तो वो बताना है हमने। तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए है लाइपोमा, ऑप्शन बी है फाइब्रोमा, ऑप्शन सी है हेमाटोमा, ऑप्शन डी है लियोमिया। तो ऑप्शन डी है। तो लेकिन जब देखो लाइपोमा आपने देखा है, वैसे इस सवाल के अकॉर्डिंग चलें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा लाइपोमा। लेकिन लाइपोमा क्या होता है, मांस की छोटी छोटी सी गांठ बन जाती है, जिसका अगर कोई बायोप्सी वगैरह भी कराते हैं तो बिनाइन नहीं आता नॉर्मली, तो उसको बिनाइन ट्यूमर भी एक तरीके से कहते हैं, जैसे सवाल ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कमांडो ऑपरेशन डन फॉर। कमांडो ऑपरेशन आपने देखा होगा। कमांडो ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। ये जो पहले इसके ऑप्शंस बता देते हैं। ओरल कैंसर के लिए किया जाता है, या फिर ब्रेन ट्यूमर के लिए किया जाता है, या फिर सी बोन ट्यूमर के लिए किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी एब्डोमिनल कैंसर के लिए किया जाता है। तो अगर बात की जाए कमांडो ऑपरेशन मतलब एक ऐड आता था ना काफी समय पहले, आपने देखा होगा कि दिलबाग गुटखा तंबाकू नहीं खाते हैं, वरना ये सब के लिए एक आंटी दिखती है ऐड में जिसमें जबड़ा गायब हो जाता है उनका। तो वही अगर आप उसको देखोगे, अगर सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो उस ऐड में दिखाया गया है कि तंबाकू खाने से ओरल कैंसर होता है। जब ओरल कैंसर अगर किसी को हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, कमांडो ऑपरेशन प्रोसीड किया जाता है। तो इसी सवाल के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो ऑप्शन ए है ओरल कैंसर के लिए कमांडो ऑपरेशन को प्रोसीड किया जाता है। क्लियर है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज, देखो आसान से सवाल है, सबको पता है ज्यादातर कौन सा कॉमन ब्लड ग्रुप रहता है। तो ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन बी है ए पॉजिटिव, या फिर ऑप्शन सी है ओ पॉजिटिव, या फिर ऑप्शन डी है ए बी पॉजिटिव। तो कॉमन ब्लड ग्रुप की जहां पे बात की जाएगी तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है ओ पॉजिटिव, वो आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ओ पॉजिटिव कॉमन ब्लड ग्रुप रहता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है हु इंट्रोड्यूस्ड कैटगेट सूचर इन सर्जरी। जो कैटगेट सूचर को किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये सवाल हमसे पूछ रहा था। इसमें कुछ साइंटिस्ट के नाम है, तो ऑप्शंस मैं आपके सामने बताता हूँ। ऑप्शन ए एस्टले कूपर, या फिर ऑप्शन बी है लॉर्ड लिस्टर, या फिर ऑप्शन सी है साइम, या फिर ऑप्शन डी है जॉन हंटर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जॉन हंटर, जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था कैटगेट सूचर को इन सर्जरी में। तो क्लियर है? इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जॉन हंटर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है बर्थहेम सर्जरी इन कैंसर डन फॉर। बर्थहेम सर्जरी होती है, उसको जो कैंसर के लिए होती है उसको कहाँ पे किया जाता है, मतलब किस कंडीशन में किया जाता है बर्थहेम सर्जरी को, तो वो हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए सर्विक्स कैंसर के लिए, या फिर ऑप्शन बी है एंडोमेटेरियल कैंसर के लिए, या फिर ऑप्शन सी है ओवेरियन कैंसर के लिए, या फिर ऑप्शन डी है वल्वल कैंसर के लिए, वल्वल कैंसर के लिए। तो ये गायनी का रहता है ये प्रोसीजर, क्योंकि गायनिकोलॉजी आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपके सामने रहेंगी। जैसे पढ़ेंगे तो सर्विक्स कहाँ पे होते हैं, फेलोपियन ट्यूब, ये सारी चीज़ें, एंडोमेटेरियल भी वहीं पे एक लेयर होती है, इस तरीके से वेजाइना के अंदर ये मिलते हैं आपको। आप इनको अच्छे से रीड करेंगे तो आपको, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ा तो सारे के सारे ऑप्शंस आपके सामने घूम रहे होंगे दिमाग में। तो अगर हम बात करें बर्थमेन सर्जरी की, तो किस कंडीशन में किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका ऑप्शन ए जो है सर्विक्स कैंसर के लिए किया जाता है ये वाला ऑपरेशन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एन एग्जाम्पल ऑफ ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज, मतलब एक ऐसा उदाहरण पूछ रहा है, यानी कि एक बॉल है और एक सॉकेट है, इस तरीके से वो जॉइंट कौन सा होता है। इस तरीके से आप समझो कि बॉल है और सॉकेट जॉइंट पूछ रहा है तो कौन सा रहता है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है एल्बो, या फिर ऑप्शन बी है शोल्डर, या फिर ऑप्शन सी है नी, या फिर ऑप्शन डी है एंकल। हमारी बॉडी के अंदर अगर हम इन ऑप्शंस को भी हटा के अगर हम बात करें, बॉल सॉकेट जॉइंट दो रहते हैं। अब इस ऑप्शंस में से एक है जो कि इसका करेक्ट आंसर है, वो है आपका शोल्डर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, शोल्डर। शोल्डर का भी ऐसे ही रहता है बॉल एंड सॉकेट, और ऐसे ही हमारा हिप जॉइंट भी ऐसा ही रहता है।
हिप जॉइंट भी हमारा जो इनोमिनेट बोन है इस तरीके से जो हिप जॉइंट रहता है वो भी इस तरीके का ही रहता है। अगर ऑप्शन में यहाँ पे हिप जॉइंट होता तो वो भी करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे हिप जॉइंट नहीं है, सिर्फ शोल्डर है, तो शोल्डर की तरफ हमें जाना पड़ेगा क्योंकि शोल्डर ही सही आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है, व्हाट इज पोजीशन ऑफ ए कैमरा असिस्टेंट इन लैप्रोस्कोपिक कोलेसाइटेक्टमी। सवाल पूछ रहा है जो लैप्रोस्कोपिक कोलेसाइटेक्टमी सर्जरी होती है तो उसमें जो असिस्टेंट होता है जो कि कैमरा दिखाता है उसकी पोजीशन क्या रहती है, कौन सी तरफ वो खड़ा होता है, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन है राइट साइड ऑफ पेशेंट, या फिर ऑप्शन है बी है लेफ्ट साइड ऑफ ए पेशेंट, या फिर ऑप्शन सी है हेड एंड पेशेंट, या फिर ऑप्शन डी है इन बिटवीन लेग्स। देखो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लैप्रोस्कोपिक कोलेसाइटेक्टमी क्या होती है। अगर हिंदी में बात करें तो पित्त की थैली का जो ऑपरेशन होता है दूरबीन द्वारा, तो ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि दूरबीन द्वारा पित्त की थैली का ऑपरेशन जब होता है तो वहाँ पे जो कैमरामैन होता है उसकी जगह कौन सी रहती है, सर्जन के बराबर में खड़ा है। आप इमेजिन करेंगे अगर आपने असिस्ट कराई है, ये सर्जरी असिस्ट कराई है, तो आप बेफिक्र होकर आंसर दे भी चुके होंगे, क्योंकि मैं भी कैमरा दिखाता हूँ, मैं भी सर्जिकल और अनेस्थीसिया दोनों तरफ करता हूँ। तो इसमें सिंपल सा सवाल का सिंपल सा आंसर है लेफ्ट साइड। पेशेंट के लेफ्ट साइड में रहते हैं, पोर्ट डले होते हैं, उसी साइड में सर्जन होते हैं, और जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं वो सामने रहती है, वो राइट साइड मिलेंगे, लेकिन सर्जन एंड असिस्टेंट जो कैमरा दिखाएंगे वो लेफ्ट साइड रहेंगे लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर के अंदर, यानी कोलेसाइटेक्टमी के अंदर। तो लेफ्ट साइड जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लेड फॉर इंट्राओरल इंसिजन, यानी मोस्ट कॉमनली यूज जो होता है ओरली इंसिजन के लिए वो कौन से नंबर का ब्लेड होता है, ये सवाल पूछ रहा है। तो ऑप्शन है ब्लेड नंबर 10, या फिर ऑप्शन बी है ब्लेड नंबर 11, या फिर ऑप्शन सी है ब्लेड नंबर 12, या फिर ऑप्शन डी है ब्लेड नंबर 15। जो ओरली इंसिजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ब्लेड वो रहता है आपका 15 नंबर का। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बुक वॉल्टर रिट्रैक्टर सिस्टम यूज्ड इन, बुक वॉल्टर रिट्रैक्टर सिस्टम यूज्ड इन, जो बुक वॉल्टर रिट्रैक्टर होता है वो किस लिए और कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है एब्डोमिनल सर्जरी में, या फिर ऑप्शन बी है न्यूरो सर्जरी में, या फिर ऑप्शन सी हेड एंड नेक सर्जरी में, या फिर ऑप्शन डी है वोन सर्जरी में। देखो जो बुक वॉल्टर रिट्रैक्टर जो होता है, आपने थॉमसन रिट्रैक्टर देखा होगा। थॉमसन रिट्रैक्टर क्या एब्डोमिनल सर्जरी में यूज करते हैं, उसके कुछ जो हमारे रिवर्स रिट्रैक्टर होते हैं ऊपर की साइड लगा लेते हैं, लेकिन इसी तरीके से वॉल्टर रिट्रैक्टर भी उसी के साथ होता है, थॉमसन रिट्रैक्टर के जैसा ही दिखता है कुछ कुछ। तो वो भी हमारा कहाँ पे इस्तेमाल होगा, वो भी हमारा एब्डोमिनल सर्जरी में इस्तेमाल किया जाने वाला रहता है बुक वॉल्टर रिट्रैक्टर। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, मोस्ट कॉमन साइट टू टेक स्प्लिट थिकनेस स्किन ग्राफ्टेज, मतलब ऐसी कौन सी कॉमन साइट है जिससे हम स्किन ग्राफ्ट ले लेते हैं, स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट जो लेते हैं, जो इन ऑप्शंस में से वो साइड हमें बतानी है। तो ऑप्शन ए है थाई है, ऑप्शन बी है इंग्वाइनल एरियाज है, या फिर ऑप्शन सी है बैक, या फिर ऑप्शन डी है फोर आर। तो अगर इसकी करेक्ट आंसर की बात करें तो नॉर्मली थाई से हम स्प्लिट थिकनेस लेते हैं ग्राफ्ट। अगर ग्राफ्ट की बात करें तो थाई वाला जो एरिया रहता है वहां से हम स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट लेते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिनको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है उन तक पहुँचाएं, और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं प्रिपरेशन करें तब भी उनको पढ़ने चाहिए MCQ, क्योंकि आज कोशिश करेंगे तो आगे आसानी मिलेगी। क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, प्रेशर इनसाइड ए फुल ऑक्सीजन सिलेंडर एंड फुल नाइट्रस ऑक्साइड इज रेस्पेक्टिवली। तो ये सवाल पूछ रहा है कि जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर होता है और नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिलेंडर होता है उसका प्रेशर क्या रहता है, बीच में गैप दिया हुआ, इस स्पेस को आपने भरना है। तो ऑप्शन से सवाल प्यारा है, MGPS से रिलेटेड है और ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली, टेंशन मत लो, ये 2 सवाल और बचे हैं। तो इसके ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन है 2200 मतलब 2200 एंड 1000 PSIG, या फिर ऑप्शन बी है 1000 एंड 2000 PSIG, या फिर ऑप्शन सी है 2000 एंड 750 PSIG, या फिर ऑप्शन डी है 1000 एंड 600 PSIG। तो देखो ऑक्सीजन सिलेंडर की जब बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर रहता है हमारा 2000 PSIG, और अगर हम नाइट्रस की बात करें तो उसका रहता है हमारा 750 PSIG। अब सवाल जो रेस्पेक्टिवली पूछ रहा था इन दोनों को एक साथ करते हैं, जो ऑप्शन सी में किया हुआ है इन्होंने 2000 एंड 750 PSIG। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं इस वीडियो के आखिरी सवाल की तरफ। तो आखिरी सवाल है, अम्बू स्टैंड फॉर। अम्बू बहुत आसान सा सवाल है, देखो एक आसान सा भी होना चाहिए वीडियो के अंदर, तो एक आसान सा सवाल है, अम्बू स्टैंड फॉर। तो ऑप्शन है
यानी कि अम्बू जो बैग रहता है उसके फुल फॉर्म पूछ रहा है हमसे। तो ऑप्शन ए है अनेस्थीसिया मशीन ब्रीथिंग यूनिट, या फिर ऑप्शन बी है आर्टिफिशियल मैंडेटरी ब्रीथिंग यूनिट, या फिर ऑप्शन सी है ऑटोमेटेड मशीन ब्रीथिंग यूनिट, या फिर ऑप्शन डी है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट। कई सारे बच्चों ने तो मतलब 90% बच्चों ने तो ये ऑप्शन सुनने से पहले ही जवाब दे दिया होगा, क्योंकि इसका सवाल का आंसर ही बड़ा प्यारा सा है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों एमसीक्यू के रिगार्डिंग वीडियो। अगर आपको और प्रिपरेशन करनी है एग्जाम की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको और एमसीक्यू की वीडियो चाहिए तो हम डेफिनेटली बना करके आपके सामने लाएंगे। बस आपसे यही आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।